नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 19 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस लेक्चर के एंड में हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आज के इन टॉपिक्स से रिलेटेड रहने वाले हैं। और आपको पता है एमसीक्यू सॉल्व किए बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, तो एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। आपको एमसीक्यूज के जो सही आंसर लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छा बनाना है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। 19 मार्च 2024 की जो पहली न्यूज देखने मिल रही है वो है अग्निपथ स्कीम को लेकर, और इसका सिलेबस जाता है करंट अफेयर्स में, या फिर आप कह सकते हो स्कीम्स या पॉलिसी जहां पूछी जाती है वहां पे। कंटेक्स्ट ये है कि एक पासिंग आउट परेड हुई है। जो पासिंग आउट परेड हुई है वो थर्ड बैच की थी अग्निवीर की। आपने देखा होगा कि अग्निवीर जो है वो काफी पहले न्यूज में रहे, अग्निपथ स्कीम न्यूज में रही, और इनकी थर्ड बैच की एक पासिंग आउट परेड हुई है। तो पास आउट हुए हैं थर्ड बैच अग्निवीर के, और ये हुई है आईएनएस चिल्का ओडिशा में। आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप जो है चिल्का नाम के ओडिशा में, वहां पे ये परेड हुई है। बैकग्राउंड ये है कि अग्निवीर जो ये स्पेशल ग्रुप है इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो हम कहेंगे कि ये स्पेशल ग्रुप होने के साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी देखने मिलेगा कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के अंदर इन लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है, इन लोगों को यहाँ पे सर्विस में लिया जाता है। तो अब अग्निपथ स्कीम क्या होती है ये सबसे पहले देख लेते हैं। अग्निपथ स्कीम जो ये शॉर्ट सर्विस है, तो यहाँ पे आपको पूरे एज तक सर्विस नहीं देनी पड़ती, यहाँ पे शॉर्ट सर्विस देनी पड़ती है। एक मैन पावर मॉडल है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने लाया था, और यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है सोल्जर्स को आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में इस अग्निपथ स्कीम द्वारा शॉर्ट सर्विसेज के लिए। और ये ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर यहाँ पे काम किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव और एलिजिबिलिटी क्या है अब इस स्कीम की, ये जो स्कीम है इसका एम है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, जिस भी लोगों को देश के लिए कुछ करना है, पैट्रियोटिक या फिर मोटिवेटेड जो यूथ है, उनको कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस में सर्व करने का मौका देना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो जो भी लोग यहाँ पे आएंगे रिक्रूटमेंट के थ्रू, जो भी पर्सनल आएंगे वो ऑफिसर रैंक के नीचे होंगे, और कमीशन्ड ऑफिसर्स इसमें नहीं आते। तो हम कहेंगे कि ये रहेगा। रिक्रूटमेंट और ड्यूरेशन की बात करें तो अराउंड 45,000 टू 50,000 सोल्जर जो होंगे, इनको अग्निवीर जिनको कहा जाता है, इनको रिक्रूट किया जाएगा एनुअली अंडर दिस स्कीम, या फिर एनुअली रिक्रूट किया जाता है इस स्कीम के अंडर। और ये जो रिक्रूट्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका 4 साल के लिए, 4 साल के लिए सर्व करते हैं। तो 4 साल होने के बाद, स्टार्टिंग के 4 साल होने के बाद 25% जो होते हैं बैच में के वही कंटिन्यू करते हैं फॉर एडिशनल 15 ईयर्स। तो हम कहेंगे परमानेंट कमीशन करके 15 साल के लिए फिर 25% लोग ही आगे बढ़ेंगे। बाकी जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं 4 साल बाद फिर ये रिटायर हो जाएंगे, ये चले जाएंगे। अब बेनिफिट्स क्या है अग्निवीर का ये देख लेते हैं। अग्निवीर जो है इनका बेनिफिट ये है कि 4 साल की अगर सर्विस आप कंप्लीट कर देते हो तो इनको वन टाइम सेवा निधि मिलती है, जो कि पैकेज होता है 11.71 लाख का, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें जो भी सोल्जर्स आएंगे उनको लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है 48 लाख का, जब वे सर्विस पे होते हैं तब। उसी के साथ साथ अगर किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है तो उसका जो पे आउट है 1 करोड़ से ज़्यादा जा सकता है। उसमें हम कहेंगे कि जो अनसर्व टेन्योर के लिए जो भी पे उसको मिलने वाला था वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो काफ़ी एक तरह से एक अच्छा कवर यहाँ मिल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख का तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ डेथ होने पे हम कहेंगे कि 1 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है पे आउट, क्योंकि जितना टेन्योर आपका बचा था उतने टेन्योर का पे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। गवर्नमेंट जो होती है वो असिस्ट करती है रिहैबिलिटिंग सोल्जर्स, तो उनको कहाँ भेजना चाहिए कहाँ नहीं, जब वो 4 साल खत्म कर देंगे और उनको स्किल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ब्रिज कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर सोल्जर्स को कहीं ना कहीं उनको एक जगह दी जाएगी, ऐसा भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले जॉब पर्सपेक्टिव, अग्निवीर जो होते हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग हम कहेंगे टू सिक्योर अदर जॉब्स। 4 साल की सर्विस होने के बाद पक्का नहीं है कि आपको आगे भी कोई सर्विस मिलेगी या आगे भी आपको कोई जॉब मिलेगी। तो हम कहेंगे कि आपने इतना टाइम सर्व कर दिया है, अब यहाँ पे आपकी इनकम डायरेक्टली बंद हो सकती है, और यहाँ पे कोई पेंशन बेनिफिट भी नहीं बताए गए। तो यहाँ पेंशन मिलेगी ऐसा भी नहीं है कि जैसे रेगुलर सर्विस में इनको पेंशन मिलती है, अग्निवीर को पेंशन के बेनिफिट भी नहीं मिलते। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस है और कुछ बेनिफिट्स है। तो ये अग्निपथ स्कीम जो है ये कहीं ना कहीं अभी न्यूज में रही, क्योंकि थर्ड बैच की पास आउट परेड हुई है, और इसका जो सोर्स था वो था पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अगली जो न्यूज हमें देखने मिल रही है वो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लेके, जिसका नाम है पुष्पक। अब आपको पता है कि जब भी किसी भी चीज को स्पेस में लॉन्च किया जाता है तो उसके बाद जो हमारा लॉन्च व्हीकल था वो किसी काम का नहीं होता है।
अब हम एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ला रहे हैं जिसका नाम पुष्पक है और इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। अब इसरो प्लान कर रहा है टू कंडक्ट सेकेंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV पुष्पक सून। तो इसके ऊपर अब सेकेंड लैंडिंग टेस्ट होने वाली है। पहली टेस्ट को ये पास कर चुका, अब इस पर दूसरी टेस्ट होगी। तो ऑनगोइंग रिसर्च और डेवलपमेंट जो है ये चल रहे हैं जिससे स्पेस लॉन्च की कॉस्ट भी हम कम करें और इंडिया में भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन चले, क्योंकि हमें हर बार पैसे देने पड़ते हैं लॉन्च व्हीकल बनाने में। तो हमारे पास अगर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिल गया तो हमें यहाँ पे पैसे का खर्चा कम हो जाएगा। तो 2023 में इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग टेस्ट, इसको RLV LEX कहा जाता है। तो यहाँ पे हम सक्सेसफुल हुए थे। अब वापस से यहाँ पुष्पक का एक टेस्ट किया जाएगा। पुष्पक की अब यहाँ पे बात देख लेते तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक जो है ये कहीं ना कहीं एक तरह से इसको डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने, और इसका पर्पस यही है कि एक्सप्लोर करना, टेक्नोलॉजी जो होगा उसको वैलिडेट करना है, यानी पूरी तरह से हमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में हमें एंटर करना है और हम जो भी चीज़ें स्पेस में लॉन्च करेंगे उसको कहीं ना कहीं जो भी हमारा लॉन्च व्हीकल है, जो भी लॉन्च करा रहा है ऐसा व्हीकल है, ये वापस नीचे आ जाए और वो वापस से अगले जो भी हमारे चीज़ें उसको लॉन्च कर दे स्पेस में, ये हमें पता चलता है। यही हमारी कोशिश है। बैकग्राउंड और पर्पस की बात करें तो RLV पुष्पक जो है ये इसरो के एफर्ट का पार्ट है। तो हम कहेंगे कि फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यहाँ पे बनाया जाता है और प्राइमरी गोल यही है कि लो कॉस्ट एक्सेस, हमें स्पेस में पहुंचना है सस्ते में, यानी हमें बहुत ज़्यादा यहाँ खर्चा नहीं कर रहा है। इसरो जो होता है वो कहीं ना कहीं स्पेस स्टेशन भी बनाने वाला है 2035 तक स्पेस में, और RLV टेक्नोलॉजी जो होगी ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगी इसके ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हमारे पास रहेंगे तो हम हर बार कुछ ना कुछ स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं और इजीली वही व्हीकल को नीचे लाके फिर से हम कोई चीज़ लॉन्च कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रहेगी। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो सबसे पहले एक्यूरेट नेविगेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम है जैसे कि स्यूडोलाइट सिस्टम है, यानी हम कहेंगे स्यूडोलाइट सिस्टम बनाना या फिर इंडिजिनियस इंस्ट्रूमेंटेशन को यूज़ करना, सेंसर सिस्टम अच्छा बनाना। तो यहाँ पे जैसे आपको स्यूडोलाइट सिस्टम देखने मिलता है, तो स्यूडोलाइट क्या होता है? स्यूडोलाइट यानी एक तरह से स्यूडो सैटेलाइट होता है। ये हम कहेंगे कि ये एग्जैक्टली सैटेलाइट तो नहीं होता है, बट ये परफॉर्म करता है फंक्शन जो सैटेलाइट करता है वो, तो बाकी सैटेलाइट के पास जाके ये वो सैटेलाइट के परफॉर्म कर लेता है पूरे फंक्शन। तो स्यूडोलाइट्स जो होते हैं वो एक स्मॉल ट्रांस रिसीवर्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जीपीएस की तरह काम करते हैं, जीपीएस का एक ऑल्टरनेटिव, और सैटेलाइट की तरह ही ये काम करते हैं ऊपर। तो ऐसा स्यूडोलाइट सिस्टम होता है सैटेलाइट की तरह ही। उसके अलावा KA बैंड, रडार, अल्टीमीटर जो है इसको कहीं ना कहीं हमें बनाना है। इससे हमें ऑल्टीट्यूड की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ कैसे हाइट है, कौन से स्पेस में कौन से प्लैनेट पे कितनी हाइट है, क्या है, किस तरह से सिस्टम चलता है। उसके अलावा इंडिजिनियस लैंडिंग गियर होगा। इंडिजिनियस यानी हमारे ही देश में बनाया हुआ एक हाई स्पीड अनमैन्ड, जिसमें किसी व्यक्ति को नहीं भेजना पड़ेगा, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी लैंडिंग हम कर पाएंगे। और एरोफॉइल हनीकॉम फिन्स या फिर ब्रेक पैराशूट सिस्टम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे हम नीचे आते वक्त काफ़ी अच्छे कंट्रोल मैनर में नीचे आ पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसके एडवांसमेंट है इसमें, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में। तो देखते हैं कि ये किस तरह से अब सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, और अगर हो गया तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो ये जो करंट अफेयर था ये था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक को लेकर, और इसका जो सोर्स था वो था बिजनेस टुडे। उसके बाद जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है जियो हेरिटेज साइट पांडवुल्ला गुट्टा को लेके। अब ये पांडवुल्ला गुट्टा जो है ये जियो हेरिटेज साइट, अगर आपको लग रहा होगा जियो हेरिटेज साइट तो हम पहली बार सुन रहे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी मैं बताने वाला हूँ कि जियो हेरिटेज साइट होती क्या है। इसका सिलेबस जो आता है वो करंट अफेयर में ही आएगा, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन। पांडवुल्ला गुट्टा जो होता है इसको डेजिग्नेट किया गया है जियो हेरिटेज साइट करके, और ये तेलंगाना में है। जियो हेरिटेज साइट जो होती है वो ऐसी जगह होती है जिसको जियोलॉजिकल कुछ इंपॉर्टेंस होता है, यानी उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि वहाँ जियोलॉजिकल फीचर काफ़ी यूनिक है, वहाँ का जो भी जोग्राफिकल फीचर है वो काफ़ी यूनिक है, या फिर हम कहेंगे कि हिस्टोरिकल कुछ कंटेक्स्ट है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, या उस जगह की कुछ ना कुछ कल्चरल वैल्यू है। तो हम कहेंगे कि ये जो साइट होती है इससे हमें अर्थ की हिस्ट्री पता चलती है, अर्थ का इवोल्यूशन पता चलता है, नेचुरल प्रोसेसेस जो अर्थ पे अब तक हुई है वो भी पता चलती है। ऐसे साइट को जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट कहा जाता है। अब ये पांडवुल्ला गुट्टा जो होता है ये इसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। पांडवुल्ला गुट्टा जो होता है इसको पांडवुल्ला गुट्टालू भी कहा जाता है। ये एक हिल है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला ना एक जियोलॉजिकल फीचर होता है, तो उस तरह से ये एक हिल है जो कि लोकेट होता है वरंगल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तेलंगाना में आता है, तेलंगाना स्टेट में आता है।
उसी के अलावा इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए। इसका हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, तो धार्मिक और ऐतिहासिक इसका कुछ सिग्निफिकेंस आपको देखने मिल रहा है। और बिलीफ ये है कि ये एक तरह से रिफ्यूजर करके काम कर गया है पांडव के लिए। जब वो वनवास में थे, पांडव आपको पता है महाभारत में जब वनवास में थे, तो ये जो पांडव गुट्टा जो है यहाँ पे वो लोग रुके थे, ऐसा हिंदू एपिक में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर या हमारे रिलीजन से, इंडिया के रिलीजन से ये जुड़ गया है। ये जो साइट होती है काफ़ी एंशियंट साइट है, हिमालयन हिल्स से भी पुरानी साइट है ऐसा कहा जाता है। और ये एक सोल जियो हेरिटेज साइट है तेलंगाना में। तो तेलंगाना में इकलौती ऐसी साइट है, ये भी आपको पता चलता है। इसको डिस्कवर किया गया था 1990 में, और ऐसा कहा जाता है ये हिमालय के पहले से वहाँ पे है। इट प्रीडेट्स हिमालय, और इसकी काफ़ी रिच हिस्ट्री है। मिजोलिथिक और मिडिवल टाइम तक ये काम किया है, यानी हम स्टोन एज से, मिडल स्टोन एज जिसको मिडोलिथिक कहते हैं, मिजोलिथिक से तो ये मिडिवल टाइम्स तक काफ़ी एक्टिव रही है ये साइट। तो पांडवला गुट्टा जो होती है ये पैलियोलिथिक केव पेंटिंग भी आपको यहाँ पे देखने मिलती है। यानी आप देख रहे हैं मिजोलिथिक तक तो ये एक्टिव रही, हमें पता चला है, बट पैलियोलिथिक यानी सबसे ओल्ड स्टोन एज के वक्त की भी यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पेंटिंग्स देखने मिलती है। और प्री हिस्टोरिक ह्यूमन क्रिएटिविटी भी देखने मिलती है। प्री हिस्टोरिक यानी जो प्री हिस्टोरिक यानी स्टोन एज के समय की कुछ केव पेंटिंग्स। अब प्री हिस्ट्री के क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम लिखना नहीं जानते थे, इसलिए वो जो पार्ट है हिस्ट्री का जहाँ इंसान लिखना नहीं जानता तो उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन क्रिएटिविटी आपको देखने मिलती है, जैसे कि केव पेंटिंग्स यहाँ देखने मिलती है। जो पेंटिंग्स होती है ये वॉल्स पे, सीलिंग्स पे, या फिर आइसोलेटेड बोल्डर्स, वाइल्ड लाइफ वाली चीज़ें यहाँ पेंट की गई है, जैसे कि बाइसन है, कहीं एंटेलोप यानी डियर जैसी पेंटिंग मिलती है, टाइगर, लेपर्ड, इन सब जानवरों की यहाँ पे इंसान ने पेंटिंग की है। तो काफ़ी एंशियंट ये केव है जिसको कहते हैं पांडवला गुट्टा। तो पांडव के वक्त से ये केव है ऐसा कहा जाता है, और इसको जियो हेरिटेज साइट करके रिकॉग्नाइज डेजिग्नेट किया गया। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। अब हमें जो अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई को लेके। और अब आपको पेमेंट या कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये नाम दिख रहे तो आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ही जाएगा। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एनपीसीआई है, अब आपको तो ये पता है कि एनपीसीआई जो होता है ये कहीं ना कहीं एक तरह से पेमेंट के आपके काम करता है, यूपीआई के पेमेंट्स और ये सब चीज़ों के लिए ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रांट कर चुका है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड को, जिसको ओसीएल कहा जाता है, कि भाई जो भी यूपीआई के पेमेंट्स होंगे वो आप कराइए। ओसीएल को कहा गया है कि आप कराइए एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। अब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर होगी जो कि आपके जो भी यूपीआई के पेमेंट्स है वो कराएगी ये कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। और ये इसके ऊपर काफ़ी अलग अलग बैंक्स काम करने वाले, जैसे एनपीसीआई ने ये कहा है कि 4 बैंक जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, ये सब बैंक्स जो होते हैं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर करके काम करेंगे। इन बैंक से पेमेंट इधर उधर जाएंगे और सब चीज़ों का हैंडल करेगा 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ओसीएल। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन करके काम करेगा। और हम यही कहेंगे कि ये जो भी है ओसीएल एक पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम की पेरेंट कंपनी है ये ओसीएल, दैट इज 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। अब बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि लास्ट मंथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया था एनपीसीआई को, जो कि ओन और ऑपरेट करता है आपके यूपीआई प्लेटफॉर्म को, कि वो एक रिक्वेस्ट जो है ओसीएल ने की थी कि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो उन्हें टीपीएपी बनने दिया जाए, ऐसा ओसीएल ने कहा था। और आरबीआई ने ये डायरेक्ट भी किया था एनपीसीएल को कि आप ऐसा कीजिए। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जो होता है वो एक एंटिटी होता है जो प्रोवाइड करता है यूपीआई के कंप्लेंट ऐप्स, यानी जो भी कंप्लेंट आ रहे हैं, जो भी यूज़र से रिलेटेड, जो भी कस्टमर से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ है यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स की या ट्रांजैक्शन की, वो सब के ऊपर ये ध्यान रखता है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर होते हैं वो। तो वो ये काम ओसीएल को दिया जाए ये कहा गया था। तो एप्लीकेशन जो होते हैं ये मोबाइल वॉलेट्स हो सकते हैं जिसमें आप कुछ पैसा रख सकते हैं, उसी के अलावा कुछ मर्चेंट ऐप्स हो सकते हैं या फिर अदर कुछ प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए। इस तरह से चीज़ें आपको पता चलती है। अब ये एनपीसीआई न्यूज़ में रहा तो एनपीसीआई है क्या ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ऊपर की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेमेंट्स को देखती है और सेटलमेंट सिस्टम इंडिया का संभालती है। जो भी आपके पेमेंट्स है वो सब के ऊपर ध्यान रखने वाली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक
अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट होते हैं। इसको लॉन्च किया गया तो 2008 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था और इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए ने इसे लॉन्च किया था। और जो प्रोविजंस थे वो एक्ट के जिसके अंडर इसे लॉन्च किया गया था वो था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, जो कि 2007 का था। ये अच्छे से याद रखना है आपको एक्ट का नाम। उसी के अलावा इसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कहा गया, जो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, ऐसा सेक्शन 925 में दिया है कंपनीज एक्ट में। 1956 से कंपनीज एक्ट में कहा गया है, अब ये सेक्शन 8 में है कंपनीज एक्ट 2013 में। पहले 25 में था, सेक्शन 25 में कंपनीज एक्ट 1956 में, फिर 2013 में जब ये एक्ट एक तरह से नया बनता है तो यहाँ पे इसको सेक्शन 8 में रखा गया। तो ये अपने प्रॉफिट पे ना काम करने वाला एक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 10 करोड़ प्रमोटर बैंक्स जो होते हैं, जैसे कि आपको ये बता दूं कि जो इसमें प्रमोट कर रहे हैं, सॉरी 10 करोड़ नहीं 10 कोर, तो 10 ऐसे बैंक जो इसको प्रमोट करते हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सिटी बैंक, एनए एंड एचएसबीसी। ये पूरी बैंक्स है जो इसके लिए काम कर रही है। 10 कोर बैंक्स है जो यहाँ पे इनके साथ मिलके काम करते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके। 2016 की बात करें तो जो शेयर होल्डिंग्स थी ये एनपीसीआई की, ये काफ़ी ब्रॉड आपको देखने मिलती है, काफ़ी बड़ी शेयर होल्डिंग है ये। इसमें 56 मेंबर बैंक्स जो है इनके शेयर्स है, टू इंक्लूड मोर बैंक्स रिप्रेजेंटेड ऑल सेक्टर्स, है ना। तो जितने भी बैंक्स हैं जो हर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ कहीं ना कहीं आने का मौका मिल रहा है। और 2020 में आप देखोगे कि जो नए एंटिटीज़ होते हैं जो इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, वो कहीं ना कहीं पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स करके काम कर रहे हैं, पेमेंट बैंक्स करके जो काम कर रहे हैं, या स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटे मोटे बैंक करके काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये भी आपको पता चलता है एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई जो होता है ये ऑफर करता है आपको रेंज ऑफ पेमेंट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज। आप यहाँ से इजीली पेमेंट कर सकते हैं, जैसे यूपीआई का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, आईएमपीएस का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का यूज़ करके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी का यूज़ कर सकते हैं, आरटीजीएस का यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स का, भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस का यूज़ कर सकते हैं, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस का यूज़ कर सकते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एनएससीएच या रूपे इंडिया के जो कार्ड पेमेंट्स नेटवर्क है, ये सब। तो ये सब के ऊपर कहीं ना कहीं एनपीसीआई ही काम करता है। एनपीसीआई भी ही के कारण ही ये सब पेमेंट हो सकते हैं, क्योंकि एनपीसीआई ये सब चीज़ें करा रहा है, ये सब चीज़ें हैंडल कर रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो होता है वो सबसे बड़ा इनिशिएटिव कहा जाता है जो हमारा एनपीसीआई उसका, क्योंकि यूपीआई के थ्रू आप यहाँ से वहाँ इजीली पेमेंट कर सकते हैं। आपको तो पता है स्कैनर होता है, स्कैनर से आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, यूपीआई के पेमेंट्स होते हैं। यूपीआई इजीली बहुत आपका पेमेंट करा सकता है। पेमेंट सिस्टम जो होते हैं एनपीसीआई का, ये कहीं ना कहीं नेशनल फाइनेंशियल स्विच करके काम कर रहे हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है ये लार्जेस्ट नेटवर्क है ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम्स का इंडिया में, और ये कहीं ना कहीं आपको कैश विड्रॉ करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। कार्ड टू कार्ड फंड को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, है ना, और काफ़ी सारी जो सर्विसेज है वो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है देश में। तो इस तरह से ये एनपीसीआई काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच भी इसको कहा जाता है, जो कि एनपीसीआई के ही अंडर काम कर रहा है। तो काफ़ी सारे सर्विसेज जो है आपको एनपीसीआई प्रोवाइड कर रहा है, और ये न्यूज़ में रहा, और इसका जो सोर्स था वो था हिंदू बिजनेस लाइन। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है एंथ्रोपोसीन को लेके। एंथ्रोपोसीन जो है ये एक तरह से इपॉक है। अब आप सोच रहे होंगे इपॉक होता क्या है, तो ये सब चीज़ें अब आपको पता चलने वाली है। एंथ्रोपोसीन ऐसा समझ के चलिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक जियोलॉजिकल एज है। अलग अलग एजेस में हमारे जो जियोलॉजिकल हमारे जो ज्योग्राफी है वो बटी हुई है, और ये जियोलॉजिकल यानी अर्थ का एक एज है जिसको एंथ्रोपोसीन एज कहा जाता है। अर्थ अलग अलग एजेस में बटी हुई। एंथ्रोपोसीन को लेके एक्सपर्ट कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया एक प्रपोजल आया था जिसमें कहा गया था कि एंथ्रोपोसीन जो एज है ये एक पर्टिकुलर डेट पे शुरू हुई थी, बट एक्सपर्ट कमीशन का कहना है ऐसा कुछ नहीं, कोई पर्टिकुलर इसकी डेट नहीं हो सकती जब ये शुरू हुई थी। अब एक SQSAWG एक कमीशन है जो कि ये रिकॉग्नाइज करती है टाइम यूनिट्स को। हमारे मोस्ट रिसेंट पीरियड देखते हैं जियोलॉजिक टाइम के, यानी हमारे अर्थ के जो भी एजेस है अलग अलग वो देखती है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस भी देखते रहते हैं कि एंथ्रोपोसीन एपॉक को लेके क्या क्या क्वेश्चंस है। ये सबसे यंगेस्ट एपॉक है ऐसा जो कहा जाता है, इसको लेके काफ़ी सारे सवाल है, उसके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करती है, ये भी हमें पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये जो एंथ्रोपोसीन एपॉक है वो
कहीं ना कहीं हेलोसीन ये पीरियड के बाद का है। तो मार्च 4 2024 को ये जो एक कमीशन है, उन्होंने ये जो कमीशन है, इस कमीशन ने ये कहा है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिकल एक्सपर्ट्स है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को, क्योंकि मेजॉरिटी ये अगेंस्ट वोट कर रहे थे इसके। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि भाई एंथ्रोपोसीन जो है ये एक पर्टिकुलर डेट पे शुरू है, ये उसकी पर्टिकुलर डेट है, बट एक्सपर्ट कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम ठुकराते हैं कि इसकी कोई पर्टिकुलर डेट भी है। अभी हम जिस एज में रहते हैं उसको एंथ्रोपोसीन एज कहा जा सकता है, तो वो अर्थ की अब एज है जो कि हमारी प्रेजेंट एज है। अब एंथ्रोपोसीन के बारे में देख लेते हैं। तो अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है अलग अलग छोटे छोटे चंक्स ऑफ टाइम में। तो टाइम के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है जो टाइम पीरियड को, जैसे कि हम इसको जियोलॉजिक टाइम स्केल कहते हैं। ये जो डिवीजन होते हैं इसके डिसेंडिंग लेंथ ऑफ टाइम जो है उनको ईयॉन्स कहते हैं। उसके अलावा ईराज होते हैं, पीरियड होते हैं, इपॉक्स होते हैं और एजेस होते हैं। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि ईयॉन सबसे बड़े होते हैं, ईरा उसके बाद आते हैं, पीरियड्स जो होते हैं वो उससे थोड़े छोटे होते हैं, इपॉक उससे छोटे होते हैं, और एजेस जो होती है वो उससे भी छोटी होती है। तो ये कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर है लेंथ ऑफ टाइम का, इसको अच्छे से याद रखना है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो यूनिट होते हैं इसको क्लासीफाई किया गया है अर्थ के रॉक की लेयर देख के या अर्थ का स्ट्रेटा देख के। यानी अगर आप देखोगे तो अर्थ में जो रॉक की लेयर है, तो ये जो यूनिट है इसको क्लासिफाई किया गया है अर्थ के रॉक की लेयर्स देख के। अब सबसे पहले कुछ रॉक्स होंगे, उसके ऊपर और रॉक्स आ गए, उसके ऊपर और रॉक्स हो गए, तो ऐसे ऐसे लेयर बनती गई रॉक्स की। तो देखा जाता है इतने रॉक्स इस एज में थे, इतने रॉक्स उसके बाद आए, ऐसी एजेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसके अलावा स्ट्रेटा देख के, एक लेयर देख के, अर्थ के जो ऊपर का जो क्रस्ट है उसके ऊपर की लेयर देख के भी ये डिसाइड किया जाता है कि कितने लेयर्स ऊपर आती गई, या जो फॉसिल्स मिल रहे हैं जमीन के अंदर, जो भी कोयला मिल रहा है, कभी किसी प्लांट का है, किसी एनिमल का है, ये सब देख के भी हम पता कर सकते हैं कि कौन से एज का है और क्या है। इन फॉसिल्स को एग्जामिन करते हो साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से जियोलॉजिक रिकॉर्ड के, यानी कौन से एज में रहते थे। जैसे कोई एज में डायनासोर रहते थे वो पता चलेगा, तो कहीं पे कोई और एनिमल है वो आया होगा ये पता चलेगा। तो हम देखेंगे कि वो फॉसिल उस एनिमल का कितना पुराना है, तो वो उसको इस एज के अकॉर्डिंग जो बांटा गया उस एज में हम देखेंगे वो आता कहाँ पे। तो ये जो स्टडी होती है इसको स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। ऑफिशियली करंट इपॉक जो होता है इसको हेलोसीन कहा जाता है, जो कि 11,700 साल पहले शुरू हुआ था, जब हम कहेंगे आखिरी आइस एज चला। आइस एज में हमारी पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो होती है, ये कहीं ना कहीं पूरे बर्फ से घिरी हुई थी, और जब ये समय खत्म हुआ तो उसके बाद हेलोसीन शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है। और अभी हमारी जो प्रेजेंट एज है ये हेलोसीन है, ऐसा कहीं ना कहीं ऑफिशियली कहा जाता है। हाउएवर एंथ्रोपोसीन इपॉक जो होता है ये अनऑफिशियल यूनिट है जियोलॉजिक टाइम का, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है कि मोस्ट रिसेंट पीरियड जो है अर्थ के हिस्ट्री का, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो होगी वो कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्ट करने लगे हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट और इकोसिस्टम को, यानी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हर चीज़ बदलने लगी। उसको एंथ्रोपोसीन इपोक कहा जाता है उस टाइम पीरियड को। तो हम ये अनऑफिशियल है, बट जैसे मैंने कहा कि अभी हम ये कह रहे हैं कि हेलोसीन है, बट जो एक्सपर्ट्स होते हैं कुछ वो कहते हैं कि भाई हेलोसीन के बाद अभी एंथ्रोपोसीन है, ये नया है। तो एंथ्रोपोसीन ये वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, एंथ्रोपो यानी मैन और सीन यानी नया, नया वाला एक मैन मेड वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे हो रही है। और इसको रखने वाले जो बायोलॉजिस्ट है वो है यूगेन स्ट्रॉमर करके, और केमिस्ट है पॉल क्रुटजेन करके। इन लोगों ने ये चीज़ें रखी थी कि इस तरह से चीज़ें हुई होगी, कि अभी जो टाइम चल रहा है एंथ्रोपोसीन है। बट कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट जो होते हैं अभी भी डिबेट कर रहे हैं कि एंथ्रोपोसीन जो है ये हेलोसीन से काफ़ी अलग है, और देखा गया तो हैज़ नॉट बीन फॉर्मली अडॉप्टेड, अब तक इसको अडॉप्ट नहीं किया गया कि ये हमारे अर्थ की एज है या इपॉक है, तो इसको एंथ्रोपोसीन को अब तक माना नहीं गया है। एंथ्रोपोसीन का मीनिंग है कि मैन के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो अर्थ का क्लाइमेट और बाकी चीज़ें इंपैक्ट हो रही है, उस एज को एंथ्रोपोसीन एज कहा जाता है। प्राइमरी क्वेश्चन साइंटिस्ट का ये है, जिसका आंसर आने का है, वो ये है, इज इफ ह्यूमन हैव चेंज द अर्थ सिस्टम, अगर ह्यूमन ने अर्थ सिस्टम को बदला है तो कहीं ना कहीं वो रॉक स्ट्रेटा में दिखना चाहिए। अब रॉक स्ट्रेटा में अगर ये दिखा, रॉक के लेयर्स में अगर ये दिख गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण अर्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम इस एज को एंथ्रोपोसीन एज करके ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ साइंटिस्ट का कहना है। तो ये है एंथ्रोपोसीन को लेके कहीं ना कहीं एक करंट अफेयर, और इसका जो सोर्स था वो था नेशनल जियोग्राफिक। अब बारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपको मैच करनी है पेयर्स। तो पहले कॉलम में जियो हेरिटेज साइट्स लिखी है और दूसरे में स्टेट्स लिखे हैं। तो पहला है पांडवुला गुट्टा और स्टेट लिखा है कर्नाटक, दूसरा है शिवालिक फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश, तीसरा लिखा है लोनार लेक महाराष्ट्र। तो कितने करेक्टली मैच पेयर है ये ढूंढना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। जो भी करेक्ट आपको आंसर लगते हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, विद रेफरेंस टू रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV पुष्पक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, दिस इज डेवलप्ड बाय इसरो।
सेकेंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस। कितने ऑप्शंस इसमें से करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको देखने मिल रहा है वो अग्निपथ स्कीम को लेके है। इट इज शॉर्ट सर्विस मैन पावर मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेकेंड, इट एम फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स अक्रॉस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। थर्ड, अनलाइक रेगुलर सर्विसमैन, अग्निपथ did not receive pension benefits. Fourth, the government assists rehabilitating soldiers who leave the service after 4 years by providing skill certificate and bridge courses. How many of the above statements are correct? Only one, only two, all three या फिर all 4? अब रिसेंट जो करंट अफेयर्स थे उसमें मैंने आपको 18 मार्च को जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स है क्वेश्चन 1 का सी, क्वेश्चन 2 का सी और क्वेश्चन 3 का डी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।